हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया था कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर्स, एलोट्रोप्स, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। और अब जो है मैंने जो पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने वीडियो में बताया नहीं था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो क्वेश्चंस इनफ है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम पार्ट 2 में करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ठीक है, तो हम जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, अलग अलग टाइप की हम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी जैसे की होती है कंबशन और ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, और उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, इनके बारे में, इनकी रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे। सोप के बारे में जानेंगे, सोप मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट सोप के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हम जो यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस है वो हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर हमारा है सबसे पहला कंबशन। कंबशन जो होता है हमारे, इसमें क्या होता है, हमेशा जब भी कोई रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में और ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो मतलब जिस भी रिएक्शन में हमें CO2 और हमारी हीट मिलेगी, हीट लाइट मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या होगा, हमारी कंबशन रिएक्शन होगी। कंबशन रिएक्शन यहाँ पर हमें दे रखी है, जैसे कि हम जब कार्बन को ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो CO2 बनेगा, हीट लाइट प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो CO2 हमारा वाटर और हीट एंड लाइट मिल रही है। ऐसे हमने यहाँ पर इथेनॉल को ऑक्सीजन को मिलाया तो CO2 H2O वाटर, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट मिल रही है। तो इस तरीके से कंबशन रिएक्शन होती है। अब कंबशन रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है कंप्लीट कंबशन और होती है हमारी इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो ये दो तरीके की हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारी जो कंप्लीट कंबशन होती है उसमें हमें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होती है वो, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसमें हमें क्या होता है, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन होती है। तो प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो अच्छी खासी मात्रा में हमको मिलती है। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अच्छी खासी मात्रा में हो तो क्या होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट कंबशन कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, हमेशा हम देखें हमारी जो गैस स्टोव्स होते हैं, हमारी जो LPG गैस सिलेंडर्स होते हैं, उसमें जो गैस हम जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमेशा हम देखते हैं ब्लू कलर की होती है। तो हमारी जो कंप्लीट कंबशन होती है ना वो हमेशा क्लीन ब्लू फ्लेम की होती है, ठीक है, उसका ब्लू कलर होता है। तो कंप्लीट कंबशन मतलब उनको जो है ना ऑक्सीजन अच्छी खासी मिल रही है। वहीं पर होती है इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब कंबशन का कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली कंबशन ना होना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो है प्योर नहीं होती है और जो है क्या होता है कि अच्छे से ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती है तो हमारी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लैक स्मोक होता है, ब्लैक सूट टाइप का प्रोड्यूस होता है। जब भी हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हमारे जो गैस सिलेंडर होता है वो क्या करता है, बर्तन जो होते हैं उनको काला करना शुरू कर देता है। तो वो तब होता है जब जो है ऑक्सीजन जो है प्योर नहीं होती है और अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन जब होती है, सफिशिएंट नहीं होती है, तब जो है इनकम्प्लीट कंबशन होती है। और अब क्या हो जाती है, फ्लेम येलो होने लग जाती है। जैसे कि हम जब कैंडल को देखते हैं तो वो हमेशा येलो फ्लेम की होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती है। इसमें क्या होता है, फ्यूल का वेस्टेज होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो फ्यूल जो है वेस्ट होने लग जाता है, अच्छे से वो काम करता नहीं है। तो ब्लैक कलर की सूथ हमारी होती है इसमें प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट में तो जो भी हमारी येलो फ्लेम की जो जब येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी तो हमारा क्या होगा, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन है। हमारा जो रिजल्ट फॉर्मेशन क्या होता है, सल्फर की ऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनती है और इनकी वजह से जो है पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमेशा क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे तरीके से बनता है। उसके बाद हमारा है, ये हमारी थी कंप्लीट कंबशन। आई एम होपिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारी कंप्लीट में हमें जो अच्छी खासी जब ऑक्सीजन मिलती है तब क्लीन ब्लू फ्लेम आती है। इनकम्प्लीट में हमेशा जो है ब्लैक स्मोक, ब्लैक सूथ प्रोड्यूस होता है, येलो फ्लेम होती है, फ्यूल का वेस्टेज होता है, एनवायरनमेंट के लिए जो है हार्मफुल होता है, पॉल्यूटेंट होता है, इट्स मीन। फिर आती है हमारी ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो हमारा जो होता है इथेनॉल होता है। इथेनॉल में जब हम जो है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और हीट या फिर ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो तीन चीज़ें ऑक्सीजन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन एसिडिफाइड होना चाहिए,
एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा इथेनॉल है जो कि ऑक्सीडाइज होता है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी जो रिएक्शन होती है जिसमें जो है ऑक्सीजन मतलब किस में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे जब भी हम हमारे इथेनॉल में अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट ऑक्सीजन को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो KMnO4 और K2Cr2O है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अल्कलाइन KMnO4 होता है ना, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वो हमेशा उसका कलर क्या होता है, पर्पल। पर जब ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन जब मिल जाती है, तो ये जो बनता है, जो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है, उसमें ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, पर्पल कलर यहाँ से हट जाता है। ठीक है, इसका जो पर्पल कलर है वो दिखना बंद हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद आती है हमारी एडिशन रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो हमने यहाँ पर ये हमेशा अनसैचुरेटेड में होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब वो भरे हुए हैं, उनमें कोई और चीज़ ऐड नहीं हो सकती। पर ये है हमारी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, कुछ ऐड होगा। तो सैचुरेटेड में तो कुछ ऐड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम अनसैचुरेटेड लेते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें कुछ ऐड होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड में होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सैचुरेटेड में क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें कभी भी एडिशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड होता है, या फिर मोस्टली जो इस रिएक्शन के जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में जो चेंज करने वाली जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे रिएक्शन के पूछे जाते हैं, इस रिएक्शन के पूछे जाते हैं। या फिर हमसे पूछा जाता है कि निकल कैटलिस्ट पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट किस में होती है, या फिर ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें जो स्पीड इंक्रीज होती है बाय निकल कैटलिस्ट पैलेडियम कैटलिस्ट या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैटलिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेजिटेबल ऑयल टू घी वाले आते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कौन से होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हमारा इथेन था प्लस हमारा हाइड्रोजन था। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन में क्या होता है कि निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, उससे जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं निकल कैटलिस्ट पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट का इथीन से, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन बन जाता है, जो कि है हमारे यहाँ पर क्या, इथेन। ठीक है, तो हमारा इथीन से इथेन में चेंज होता है, सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड चेंज होता है, वेजिटेबल ऑयल टू घी में चेंज होता है। वेजिटेबल ऑयल टू घी को चेंज करने के लिए भी हमारे यही वाली रिएक्शन यूज होती है, तो इसलिए पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, एनिमल फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स की हमेशा अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। ठीक है, फिर हमारी ये पूछी जाती है, यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था। तो ये देखो ये हमारा हाइड्रोजन था, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा हाइड्रोजन था। यहाँ पर इसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलता है। इस तरीके से इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिखाकर, सारी रिएक्शन में यही होता है कि हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिखाकर और हमसे पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन हमें देनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऐसी कौन सी रिएक्शन है इसमें स्पीड बढ़ेगी, निकल कैटलिस्ट है, पैलेडियम कैटलिस्ट है, कौन से में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड में चेंज होता है, वेजिटेबल ऑयल टू घी में चेंज होता है, या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन करके इस रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है जिसमें हमारी एडिशन हो रही है। उसके बाद आता है हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हमारा मीथेन होता है और क्लोरीन होता है। क्लोरीन का काम क्या होता है, वो हमेशा जब भी उसको वो हमेशा हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, क्लोरीन का काम है ये, ठीक है, रिप्लेस करना। इसलिए जो रिएक्शन होती है सब्सटीट्यूशन होती है, सब्सटीट्यूशन में भी रिप्लेस होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जो पढ़ा था हमने टर्म 1 में, उसमें हमने देखा था सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, हमारा जो मतलब सब्सटीट्यूशन में हमारे यहाँ पे जो क्लोरीन का क्या काम करेगा, वो हमारा चेंज करेगा। ठीक है, डिस्प्लेस करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम को। देखो, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ एटम, एक एक करके वो जो है सारे एटम्स को रिप्लेस कर देता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो जब भी हमारा जो मीथेन होगा, मीथेन और क्लोरीन को जब हम मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हमारे जो क्लोरीन था उसने कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिला दिया और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से क्लोरोमीथेन बना दिया। तो इस तरीके से क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। अब ये क्या है, ये देखो दोनों ही हमारे जो है सैचुरेटेड है। ठीक है, सब कुछ इसमें सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है,
तो फिर आता है हमारा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम इथेनॉल पढ़ेंगे वो क्या होता है, और उसके बाद उनकी रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर इथेनोइक एसिड वो क्या होता है और उनकी रिएक्शंस। इथेनॉल होता है हमारा अल्कोहल, जो हम शराब बोलते हैं ना, तो वही हमारी इथेनॉल होती है। ये जो है हमारी जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का काम करता है, गुड सॉल्वेंट होता है। मेडिसिन जो होती हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कफ सिरप जो होती हैं, जो खांसी की जो सिरप हमें मिलती है, मेरिटेक्टोनिक्स होती हैं कुछ दवाइयाँ, ये दवाइयों के नाम है, उनमें ये यूज़ किया जाता है और सारे प्रोपोर्शंस में सॉल्यूबल होता है ये वाटर में। ठीक है, इथेनॉल, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको जब रियलिटी ये है कि जब हम असली जो वो होती है, मतलब लोग यहाँ पर जो है शराब पीते हैं, पर रियलिटी ये है कि अगर वो शराब असली नहीं होती है, अगर उन्होंने असली शराब पी ली, मतलब जो प्योर इथेनॉल पी लिया, इट्स मीन उनका जो काम है वो हो जाएगा। थोड़ी सी भी क्वांटिटी में अगर कंजप्शन कर लिया इसका, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, और हमें पता है ये जो इथेनॉल को पीना सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। ठीक है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन आ जाती हैं। देखो, ये हमारा सोडियम था और ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। सोडियम को इथेनॉल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ये बन जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। हमें पता है हाइड्रोजन जब भी आता है, मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन में सोडियम और इथेनॉल को जब हम मिलाते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। और जब भी हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जब भी हाइड्रोजन गैस आएगी तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस का ये एक तरीके का साइन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, सोडियम को हमने इथेनॉल के साथ मिलाया, सोडियम इथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल से हमें पानी निकालना है, तो ये जो हमारा जो ये H2SO4 होता है हमारा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो बिल्कुल गरम 443 केल्विन के टेम्परेचर पर जब हम गरम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हमारे इथेनॉल के साथ, तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा इथीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इथीन और हाइड्रोजन वो बना देता है, मतलब यहाँ पर हमारा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर वाटर है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। हमें पता है ये क्या काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, पानी निकालने वाले का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भैया हमें इससे हमारी ये इथेनॉल से क्या कर देता है, पानी को निकाल देता है, जिससे जो इथीन बन जाता है और ये हमारा हाइड्रोजन बन जाता है। तो हमारे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए है। ठीक है, तो हमने क्या करा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, इथेनॉल से पानी को रिमूव कर रहा है। उसके बाद है इथेनोइक एसिड। अब हम जान लेते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होते हैं, नेचर हमें पता है एसिडिक होगा, कॉमनली इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। कौन से ग्रुप से है ये, ओइक एसिड। ओइक एसिड कौन सा होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये किसका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी पानी में 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, तो वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। विनेगर हम बोलते हैं ना सिरका, तो हमारा जो वही होता है जो कि हमने प्रिजर्वेटिव्स होता है पिकल्स में, हमारे जो अचार होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है उनको बचाने के लिए। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 290 केल्विन। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम याद रखेंगे, जब 290 केल्विन पर ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, 290 केल्विन पर, तो विंटर के टाइम पर जब ये 290 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है उस टेम्परेचर में, तो इसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, पर हमारा इथेनोइक एसिड उस टाइम पे प्योर होना चाहिए। अगर प्योर एसिड जो है, उस इथेनोइक एसिड है 290 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है विंटर में, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा था। फिर आता है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब जो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ी थी, इथेनॉल की रिएक्शंस पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस, जिसमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अब हमने देखो इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को एक साथ मिला दिया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। जब भी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हम जो मिला देते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा, तो हमारा जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड होता है, जब हम उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो एक एस्टर बनाता है। ठीक है, एस्टर बनाता है और क्या होता है, पानी भी निकलता है साथ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ध्यान दीजिए, जो मैंने यहाँ पर साइन करा हुआ है ये साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हुआ, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल को जब हमने फिर से गरम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, एस्टर बन गया और वाटर बन गया। फिर आ गया हमारा यहाँ पर क्या, एस्टर होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, हमने देख लिया, परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अब ये जो रिएक्शन रिवर्सेबल थी, अब हम इसको रिवर्स करेंगे। यहाँ पर हमारी जो ये बना, एस्टर बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा जो एस्टर है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, ये देखो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसने हमने उसको एस्टर के साथ रिएक्ट करवाया। एस्टर को हम कन्वर्ट कर देते हैं वापस से, वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर हमारा क्या था, अल्कोहल था,
मतलब इथेनॉल था, सेम ही चीज़ है, और इथेनॉइक एसिड था। तो यहाँ पर क्या बन गया था, एस्टर बन गया था। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया, फिर से क्या बन गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड और हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल वापस से सेम चेंज हो गया, नो डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद है हमारा इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो रिवर्स करवाते हैं हम, ये जो रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। अब हमारे देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारी जो इथेनॉल है, सॉरी हम इथेनॉइक एसिड का कर रहे हैं, तो इथेनॉइक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, और यहाँ पर हम बेस के साथ, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, हमारा जो एसिड और बेस वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, अगर आपको याद हो तो आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, ये हो गया एसिड, इथेनॉइक एसिड, और ये हो गया हमारा क्या, बेस हो गया। इसका पूरा नाम होगा, ये हमारा सोडियम है, बेस है, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारा एसिड जो कि है इथेनॉइक एसिड। तो इसका पूरा नाम अगर हम इसको मिलाकर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सोडियम इथायोनेट। तो हमारा जो सोडियम इथायोनेट होता है उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे, मतलब हम जब सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस करेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा बनेगा वाटर और सॉल्ट। तो ये हमारा सोडियम एसिटेट और वाटर बन जाएगा। देखा, ये सॉल्ट का काम कर रहा है, वाटर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो यहाँ पर करवाते हैं। फिर है हमारा कार्बोनेट हाइड्रो का, जब भी हम एसिड का हाइड्रोकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये भी हमारा जो चैप्टर 2 था एसिड और बेसिस वाला, उसमें हमने रिएक्शन देखी थी कि जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सेम चीज़ होती है, हमारा निकलता है क्या, CO2 गैस निकलती है, वाटर निकलता है, और हमारा सॉल्ट निकलता है, जब भी हम क्या करते हैं, एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करवाते हैं। तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये हमारा एसिड हो गया, इथेनॉइक एसिड हो गया, और यहाँ पर हमारे क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया। ये हमने जब करा तो क्या बन गया हमारे यहाँ पे, ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया, और ये हमारी CO2 गैस। इस तरीके से लिंक कर रहे हैं सारे। ऐसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो, दो सब कुछ सेम है। ये हमारा इथेनॉइक एसिड है, ये हमारा मेटल कार्बोनेट था, तो यहाँ पर हमने H लगा दिया, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। इसको हमने रिएक्ट करवाया, सेम चीज़ निकलेगी। देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये भी हमारा सेम है, वाटर है, और ये CO2 सबको सेम निकल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है ये करते हैं। अब हमें अगर याद हो तो हमने उसी चीज़ में ये देखा था कि जब भी हम कोई चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, टेस्ट गैस के लिए चेक करते हैं, CO2 गैस जो होती है उसके लिए हम चेक करते हैं। क्या होता है कि लाइम वाटर होता है, उसमें जो उसकी जो मिल्की और मिल्कनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है, जो मिल्की तो वाइट वाइट से दिखता है ना, वो डिसअपियर हो जाता है उसका कलर। क्यों, क्योंकि एक्सेस ऑफ गैस हो जाता है, CO2 गैस आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो लिम्की वाटर था, मिल्की वाटर था, वो डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ CO2 की एंट्री से। तो ये हमारी ओवरऑल जितनी भी रिएक्शंस थी ये आप जो है ध्यान से, जैसे कि मैंने करवा दिया है। अब आ रहा है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो हमारे क्या होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के, लॉन्ग चेन बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, हमने अभी पढ़ा था सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं सोप के, वो किसके बने होते हैं, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की। इफेक्टिव होती है सॉफ्ट वाटर में, हमेशा सॉफ्ट वाटर में ही इफेक्ट करेगी। ये कैसा होता है ये देख लीजिए। देखो हमारी जो 15-16 कार्बन की चेन होती है, ये लंबी सी, ये जो कार्बन की चेन होती है वो होती है उसकी टेल, और ये जो Na होता है ये इसका हेड होता है। ठीक है, तो इसका हेड होगा। तो इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल बनता है। देखो ये पूरी हमारी CC वाली जो कार्बन की चेन है, ये वाली हमारी टेल हो गई। ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लगना। ठीक है, ये वाली जो होगी इसको पानी से नफरत है, और इसको पानी से लव है। ये पानी की तरफ जाएगी और ये पानी से भागेगी। हेड जो होगा वो पानी की तरफ जाएगा और टेल पानी से दूर भागेगा। इस तरीके से ये हमारी हेड हो गई। इस तरीके से हमारा हाइड्रोफिलिक ये होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होती है। इस तरीके से हमारा बनता है। उसके बाद देखो ऑयल हमें पता है कभी वाटर में डिजॉल्व नहीं करता। आयनिक एंड होते हैं सोप के, जो कि इंटरेक्ट करते हैं पानी से। हमें पता है टेल हमारी इंटरेक्ट करती है, तो वो क्या करती है, हमारी जो है ऑयल से इंटरेक्ट करती है। मतलब आयनिक एंड होगा, हेड जो होगा वो क्या करेगा, पानी से इंटरेक्ट करेगा, और जो टेल होगी वो किससे, डर्ट से इंटरेक्ट करेगी या फिर ऑयल से इंटरेक्ट करेगी। पानी से बचने की सोचेगी तो वो कहीं भी उसे जगह मिलेगी, ऑयल में या फिर हमारा जो वो है डर्ट है उसमें वो जो है जाएगी। तो सोप का मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर बना लेता है। हेड मतलब हमारा डर्ट की तरफ जा रहा है, हेड हमारा पानी की तरफ जा रहा है, और हमारा जो ये है टेल है वो हमारी जो डर्ट में जा रही है। तो एक तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि हम जिसे बोलते हैं माइसिल्स। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या करता है, एक इमल्जन बनाता है वाटर में। सोप माइसिल जो होती है वो हेल्प करती है डर्ट को निकालने में। ठीक है, ये जो पूरा जो भी क्रियाकलाप होती हैं इससे डर्ट निकल कर आता है बाहर पानी में, और जब भी हम जो है पानी में मतलब उसको पानी में डुबा देते हैं कपड़े को, तो वो सारा साफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। हमसे पूछा जाता है कि कैसे जो है सोप वर्क करता है, क्या वर्किंग होती है उसकी, वो हमें लिखनी पड़ जाती है। तो वो इसलिए बता, देखो हेड हमारा क्या था, पानी की तरफ था, और टेल हमारी
डर्ट की तरफ थी। ऑयल डर्ट क्या करते हैं, माइसिल्स में ट्रैप हो जाते हैं। अब पानी को के लगाने पर ये सब कुछ साफ़ हो जाता है। अब जानिए स्कम के बारे में। स्कम क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होते हैं जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये क्लींजिंग एक्शन का काम करते हैं, तो हमारे जो है कोई भी फॉर्म जो झाग होते हैं वो नहीं बनते हैं। इसकी वजह से ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो भी चीज़ है, इसकी इस कम की वजह से क्या होता है, कोई भी झाग नहीं बनता, ताकि जो है सफाई नहीं हो पाती। हार्ड वाटर में जो हमारा वो होता है, सोप होता है, वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है। क्यों पूछा जा सकता है, तो हमने बोला ना, यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, हार्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं सोप मॉलिक्यूल के साथ, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, स्कम होता है। स्कम की वजह से वो जो है साफ़ नहीं कर पाते हैं, झाग नहीं बन पाते, सफाई भी नहीं हो पाती है। ठीक है, सोप जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब सोप मतलब इको फ्रेंडली होते हैं। इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं हार्ड वाटर में, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं इसीलिए। अब हमारा जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट बनाता है हाइड्रोजन कार्बन्स का, और एक लॉन्ग चेन बनाता है जो कि इफेक्टिव होती है दोनों चीज़ों में, सॉफ्ट में भी हार्ड वाटर में। मतलब जो सोप होते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, पर ये जो हमारे अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लॉन्ग चेन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर में दोनों में अच्छे से काम करते हैं, बिंदास काम करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो डिटर्जेंट होते हैं वो इस प्रॉब्लम का, जो स्कम वाली जो प्रॉब्लम थी उसके लिए जो सॉल्यूशन के तौर पर आते हैं। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं कोई भी। ठीक है, और कपड़ा जो हमारा साफ हो जाता है, फॉर्म्स मतलब जो फोम होता है, झाग जो होता है वो बनते हैं, तो अच्छे से बिंदास झाग बनते हैं, तो अच्छे से सफाई होती है। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। अब हमारे सोप इको फ्रेंडली होते हैं, डिटर्जेंट इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ये नहीं बनाते हैं, स्कम का मतलब ये स्कम नहीं बनाते हैं, तो अच्छी खासी यहाँ पर जो है हो जाती है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था जो कि मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया है। आई एम होपिंग जिस तरीके से मैंने आपको, जो बच्चों को रिएक्शंस याद करने में दिक्कत होती है, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले जो हमने पढ़े हुए हैं वो चैप्टर्स, उनसे आपको मैंने रिएक्शन को याद करवाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आपकी जो होमवर्क की जो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था। आई एम होपिंग आपको अच्छे से समझ आया होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और मैंने जो है आपको मतलब कहीं तक मदद करी होगी आपके चैप्टर को समझने में। तो आप जो है इसमें अच्छा स्कोर करिएगा। हमारे जो डीबीएससी सिलेबस होता है, डीबीएससी के पेपर में हमारे जो केमिस्ट्री होती है उसकी ज़्यादा वेटेज होती है, तो ये एक ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो इसको आप जो है पूरा फोकस दे दीजिएगा अपना। ठीक है, केमिस्ट्री के तौर पर ये इकलौता है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आएंगे, तो आप जो है इसमें अच्छा स्कोर करिएगा। तो थैंक यू।